आज के इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद जी। सर, आप हमें थोड़ा-सा बताइए कि आपका शुरुआती जो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और किस तरह के परिवेश और किस तरह के परिवार में से आप आते हैं? देखिए, यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं मुख्य रूप से बिहार, जो अनडिवाइडेड बिहार था, वहां का रहने वाला हूं। मेरा घर सीतामढ़ी में है, जो बिल्कुल नेपाल की तराई पे है। कई बार, बल्कि अभी मैंने देखा पिछले दिनों नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब हुए, मेरे जिले में कुछ घटनाएं घटी, तो मुझे बड़ा कष्ट भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जब मैं बचपन में मैं कई बार जनकपुर, जो उस पार है, सीतामढ़ी हमारा जिला भी सीता माँ के नाम पे है, जनकपुर उनका निवास स्थान माना जाता था, वहां कई बार आना जाना हुआ। मेरे पिता एक इंजीनियर हैं, वह बोकारो में चले गए थे, जो उस समय बिहार में था और अब झारखंड में है। मेरी पढ़ाई शुरू की वहीं बोकारो में हुई, एक सेंट्रल स्कूल था वहां हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग पढ़ने आईआईटी कानपुर चला गया, ये सन 1989 की बात है। 89 में आईआईटी से पास किया, उसके बाद में 1992 बैच में मैं पुलिस में चला गया, यूपी कैडर मिला, और 1993 से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में हूँ। जी। तो सर, ये आपका आपने फैसला कब लिया था कि आपको सिविल सर्विस में जाना है या आईपीएस ही बनना है? देखा जाए, अब आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। सिविल सर्विस में जाना है, यह फैसला तो बहुत शुरू से था, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग जिस बैकग्राउंड के हैं, एक साधारण बैकग्राउंड से होने के नाते हम लोग के यहाँ एक क्रेज था। मुझे लगता है आज भी वो क्रेज कई युवाओं में बरकरार है कि सिविल सर्विस एक बेहतर सेवा है। तो उसके लिहाज से शुरू से ही था कि सिविल सर्विस में जाना है। हर लड़के की तरह उस समय जो युवा था, उसकी तरह मैं भी यही चाहता था कि आईएएस में जाऊं। आईपीएस मेरा भी कोई फर्स्ट चॉइस नहीं था। कम से कम मैं यह नहीं कहूंगा आज जब आईपीएस में हूं कि मैं आईपीएस ही बनना चाहता था। मैं आईएएस नहीं जाना चाहता था, लेकिन चूंकि ग्रेजुएशन लिस्ट में जो नंबर आए उसमें मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया, और तब से मैं इस सेवा में। जी सर, हम बचपन से देखते आए हैं आपके साहस की कहानी, आपकी ईमानदारी और जो करप्शन के प्रति आप जो इतना ज्यादा लड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कितना मुश्किल होता है सर खड़े रह पाना? थोड़ा जोक। देखिए, अब इस पर मैं जो है, मैंने अपने 2 लाइन इस बात पे कहना चाहूंगा। एक मैंने लिखा कभी, जब भी ताकत का दुरुपयोग होता है, यह दिल उस पर रोता है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ एक अंदर की बात आती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है अंदर से होती हैं। मैं जो हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं शुरू से इसी किस्म का था, और मुझे लगता है हर एक का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपनी अपनी एक फितरत होती है, एक आदत होती है। तो जो बातें थी वो शुरू से थी, वो आज भी है, अच्छा या बुरा। जी। तो सर, जैसे कि लोग आपसे, जो आज का यूथ जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा आपसे मिलती है, लेकिन फिर भी उनके जहन में एक सवाल रहता है कि क्या आपको एक डर नहीं लगता है कि डर होता है एक इंसान के अंदर इतनी बड़ी चीज़ों को ले लेना, इतने बड़े जगहों को ले लेना समाज के खिलाफ? हर कोई चाहता है बोलना, लेकिन बोल नहीं पाता है। वो हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं आप? देखा जाए, अब आपने फिर एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न किया है, और वो प्रश्न है डर का। यदि मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं लगता, तो यह कहना बहुत ही गलत होगा। लेकिन अलग अलग, मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीजों से डर लगता है। जैसे मतलब मुझे, जैसे अगर मैं बहुत ही ऊंची बिल्डिंग में जाता हूँ, नीचे देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वहां के रेलिंग पर भी बैठे जाते हैं, तो मैं उनके उस साहस की दाद देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बैठूंगा तो निश्चित नीचे गिर जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज में डर लगता है, किसी को किसी चीज में डर लगता है। इतना अवश्य है कि मुझे अपनी बात कहने में, अपनी बात साहसपूर्वक कहने में डर नहीं लगता है। और शायद उसका एक मुख्य कारण यह है कि मुझे यह लगता है कि जो भी होगा मैं उसको झेल लूंगा। संभवतः यही कारण होता है। वैसे तो यह सिद्धांत मुझे लगता है कि जो ऊपर छत पे जाता है उसके लिए भी होता होगा, लेकिन मैंने कभी उस पर अनुसंधान नहीं किया। मैंने उस चीज को स्वीकार कर लिया, मुझे डर लगता है। वैसे ही मुझे यह लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह, जैसे मैंने मान लीजिए कई लोगों के साथ जब जब मैंने एक तरह से अपनी बात सामने रखी, मुझे उसका कष्ट हुआ, तो तमाम लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि इसमें तुम बच नहीं पाओगे, मुश्किलें पड़ जाओगे। ऐसी स्थितियां भी आई जब बड़ी विकराल थी।
लेकिन मैंने अपने अंदर वो बात रखी, अपने अंदर विश्वास रखा, और धीरे धीरे कुछ हद तक कुछ चीजें ठीक होती हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं, कुछ चीजें आज भी चल रही हैं, तो उन्हें मैंने अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया। जी। फिर कविताएं लिखना कब से शुरू किया आपने? ये बहुत पहले से था या कुछ एक सालों से शुरू है? नहीं, मैंने काफी, मैंने जब स्टूडेंट था तब भी मैं फुटकर कविताएं लिखता था, और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से यह है कि मैं कभी भी बहुत अच्छी छंद और लय की कविता नहीं लिख पाता हूँ। ये और मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मेरे मन में आती है उसी को मैं लगभग उसी रूप में लिख देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी एक कविता आपको बताना चाहूंगा। जी। हर वह आदमी मना ले दिवाली, जहर घोलना ही चाहत थी जिसकी, उम्र हुई अब मेरी कह सकता यकीन से, इतनी नफरत कभी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। हम एक तो न थे, अलगाव भी रहा, पर हर बात में उछलती ऐसी धर्मांधता न देखी। यह मेरी एक कविता है। तो यह कविता जो है वो प्रासंगिक है। मुझे यह नहीं, देखिए मैं अपनी जो बात कहता हूँ उसमें मुझे इससे यह नहीं होता है कि यह किसी भी प्रकार से इसका कोई राजनीतिक रूप हो, लेकिन इतना जरूर होता है कि उसका एक सार्वभौम रूप हो देश के लिए, समाज के लिए जो बेहतर है। मुझे लगता है कि चाहे मैं अफसर हूँ, चाहे मैं टेक्नोक्रेट हूँ, चाहे मैं किसी प्रोफेशन का हूँ, हर व्यक्ति को, वकील हूँ, कलाकार हूँ, हर व्यक्ति को देश और समाज के बारे में सोचने का, बोलने का हक है। जैसे एक मैं आपको और बताना चाहूंगा, बस यह बुद्धि दे दो साहेब कि नफरत करना सीख लूं, एक भाई से दूध लेना बंद करूं, दूसरे भाई की हकीकत जान लूं, अपनों और परायों का भेद जिगर से पहचान लूं, अपनी मौत ढूंढने को बेकरार जाहिलों की जाहिलियत जान लूं। विगत दिनों में ऐसी स्थितियां आई थी जब कोरोना का समय था, तब ऐसा मुझे लगा कि कई चीजें मात्र धर्म के नाम पर उछाली जा रही हैं और खास लोगों को खास ढंग से टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे इसका कष्ट हुआ, और मुझे देखिए उसका एक रीजन था, जिससे उस समय भी कोरोना था, सारा आवागमन बंद था, लेकिन मेरे यहाँ जो व्यक्ति दूध लाते हैं वह जो है वह एक मुसलमान है, और वो मेरे लिए तो वो वही भगवान रहे, क्योंकि हर दिन उन्होंने नियमित रूप से उस समय भी अपने आप को रिस्क में डाल के दूध पिलाया। तो मैं इस बात को कैसे कह देता, जो लोग तमाम मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर लगातार एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को इस तरह कह रहे थे, वह बात मुझे कभी से भी अपील नहीं कर पा रही थी। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस बात को नहीं छोड़ पाऊंगा कि हमें इस प्रकार से किसी वर्ग को, किसी समूह को टारगेट करना या स्टीरियोटाइप करना मेरी निगाह में बिल्कुल गलत है। वही बात मैंने उस कविता में लिखी। बिल्कुल। हाल ही में आपने एक किताब लिखी हुई है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, तो उस किताब के बारे में थोड़ा चाहेंगे आप जिक्र करना यहाँ पे? किस तरह की किताब है वो? काफी पहले लिखी थी। जो मैंने लिखा था उसका एक काव्य संग्रह था जिसका नाम था जैसा मैंने जाना है। तो जैसा मैंने जाना है, जो शब्द उसके हैं लगभग वही बात उसमें भी थी कि जो बात मुझे सही लगी वो मैंने लिखी थी। जिस प्रकार मैंने चीजों को अनुभव किया था, देखा था, समझा था, उस बात को मैंने कविताओं के रूप में, और मेरी कविताएं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, वो ज्यादातर स्फुट कविताएं होती हैं। और एक ये भी बात है, मुझे कहने में गुरेज नहीं कि चूंकि स्फुट कविताएं होती हैं उनमें बहुत रिदम नहीं होता है, तो बहुधा मुझे अपनी खुद की कविताएं भी याद नहीं रह पाती हैं। जो मेरी इच्छा होती है उसे मैं लिखता हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक और आत्मादर्श करके एक मेरी कविता लिखी मैंने, और इस आत्मादर्श की खासियत यह थी कि जो मैं फेसबुक पे मैं तमाम कविताएं लिखता रहा था, मैंने उन्हीं का संकलन जो है उनको एक साथ रख के संकलित करके आत्मादर्श नामक पुस्तक लिखी थी। मैंने एक और पुस्तक अभी लिखी है, वो प्रकाशित नहीं हुई है, उसका नाम ही मैंने फेसबुक कविताएं रखा है। क्योंकि वो जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा हुई, मैंने लिखा और उस पर लोगों के कमेंट भी आए। तो यह भी एक अच्छी बात मुझे लगी कि सोशल मीडिया के साथ, जैसे मान लीजिए पहले कविताओं के साथ होता था कि आप आज कविता लिखें, फिर कल छपवावें, परसों वो पढ़ेगा, वो वाहवाही करेगा नहीं करेगा। मुझे लगता है मेरे जैसी जो है अपनी मनमर्जी से कविता लिखने वालों के लिए सोशल मीडिया इसीलिए बड़ा उपयोगी हो गया है कि मैंने कुछ भी लिखा तो अच्छा बुरा रिएक्शंस भी मिलता रहता है, आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को एक खुशी भी होती रहती है। जी।
कैसे वक्त निकाल पाते हैं सर इतनी बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी एक कविता लिखने के लिए? देखिए, अब ये मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति की अपनी, जैसा मैंने कहा, अपनी फितरत होती है, अपनी चाहत होती है। तो मैं अपनी एक कविता आपको और बताना चाहूंगा। जैसे कि जो उसने कहा सच का आईना, एक ने कहा खाली दिमाग शैतान का। आप सच कह दीजिए, दूसरा कहेगा कि इसका खाली दिमाग है शैतान का। दूसरे कहा समसामयिक सटीक व्यंग्य, तीसरे ने कहा आप क्राई बेबी। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी बात कही जो दूसरे को खराब लगी तो कहेगा भैया इतिहास तो इतना सब कुछ सुहावना है, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? सही है, बिल्कुल। बोला वाह वाह क्या बात है। सच सभी अपनी अपनी जगह हैं, जो लाभ के भागीदार हैं उन्हें आपत्ति है, बाकी की सच्चाई से सहमति है। यह मेरी एक कविता है जो मुझे उस समय लगी, जो मैंने लिखी। जी, मैंने कई बार देखा है जब आपकी कविता मैंने भी पढ़ी है तो कई बार लोग उस पर कमेंट करते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको नेगेटिव ही क्यों दिखता है? तो वो चीज भी मैंने पढ़ी है वहां पे। हाल ही में कोई ऐसी कविता सर जो रिसेंटली आपने लिखी हो कभी? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो थोड़ी सी अपनी कविताओं में भी अच्छी लगी मैं बताऊं। एक छोटा सा है, 4 लाइन ही है। हम तुमको गरियाएं, तुम हमको गरियाओ, मिलजुल कर मस्ती करें, जनता रहे उलझाए। मैंने एक तरह से राजनीतिक दलों के लिए लिखा है। मैं इसको स्पष्ट कहूं कि अक्सर लगता है ए बी को बी, सी को सी, ए को कहते हैं। अभी हाल में अभी बिल्कुल ताजा हमारे यहाँ जो विकास दुबे का जो केस हुआ, तो मैं थोड़े बहुत जो टीवी डिबेट देखे, ए ने कहा कि यह विकास तो तुम्हारे साथ था, बी ने कहा मेरे साथ नहीं सी के साथ था, ने कहा ए के साथ था, और विकास एक तीनों के साथ था। सही बात है। तुम हमको गरियाओ, हम तुमको गरियाएं, मिलजुल कर मस्ती करें, जनता रहे उलझाए। मुझे ये 4 लाइनें हैं लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं। नहीं, अच्छी है। जी, तो सर नए जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज के प्रति उनको अपनी जिम्मेदारी कैसे समझनी चाहिए, कैसे उनको अलर्ट रहना चाहिए? देखिए, ज्यादा चूंकि हमारी हैसियत नहीं कि मैं किसी को संदेश दूं या किसी के लिए कुछ बात कहूं, लेकिन जो मेरे अपने मन की बात है वो इतनी ही है कि मुझे लगता है कि कई लोग अपना एक बहुत बड़ा समय इस बात में निकाल देते हैं कि वह केवल रोते हैं, वह उसके साथ कोई चीज की जानी चाहिए कि आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट भी करेंगे। मात्र खराब लग जाना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। और नहीं कुछ तो मैं कहता हूं कि अगर आप उसकी, जैसे वाली छोटी छोटी चीज भी होती है, अगर आपने फेसबुक पर भी टिप्पणी किया है, सोशल मीडिया पर भी कर दिया, कहीं मान लीजिए आप जाके एक मोमबत्ती जलाए, कुछ भी तो किया आपने, तो यदि आप अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो व्यवस्था में कुछ न कुछ पॉजिटिव सुधार होगा। मेरा यह मानना है कि केवल रोने से, केवल यह कहने से कि व्यवस्था नहीं सुधरेगा, कुछ नहीं होगा, यह इसीलिए गलत है क्योंकि मैं अपनी छोटी सी हैसियत में मैं देखता हूँ 130 करोड़ में मेरी एक आदमी 1/130 करोड़ की हैसियत है, लेकिन मैंने भी थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशंस कर दिए। मैं अपनी जगह परसिस्टेंट रहा। उसी तरह से मेरा संदेश मात्र इतना ही है, मेरा अनुरोध मात्र इतना ही है कि पहली बात कि केवल रोने धोने का काम न किया जाए, हम आगे बढ़ के कुछ करें। और दूसरी बात, जो कोई चीज उठावें उसको थोड़ी परिणति तक ले जाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा लगता है, ये भी मैंने अपनी तरफ से देखा है, लगता है कि मेरी बात को नहीं सुनेगा या कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक एक कदम चलते रहने से, जैसा हम लोगों ने कुछ दिन पहले वो जो फिल्म देखी जिसमें उस व्यक्ति ने पूरा का पूरा एक पूरा सड़क बना दिया था, हाँ, माझी बिहार में ही, तो यदि एक व्यक्ति पूरा सड़क बना देते हैं, मिस्टर मांझी जो थे, तो आप और हम भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं यदि हमारे अंदर करने की इच्छा हो। अनवरत हम निराशा भाव से न प्रेरित हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपके साथ हुआ न जाने कहाँ होता, सब कुछ तो था मेरे पास, दुनियावी सफलता में जरूरत जिसकी, इन सब के बाद तय किया मैंने, राह वही चलूंगा, पथरीली रपटीली, मुझे चुभन तो मिले पर मन प्रसन्न रहे, वह किया जो दिल ने सचना। धन्यवाद।